Hello everyone, myself Anurag Singh. So today I'm going to take a very important class. ये क्लास है आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर. Getting? So let me introduce myself. My name is Anurag Singh. I have secured around 4000 rank in CLAT, AIR 13th in MHCET law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUET. Okay. Currently I am pursuing my BLLB at Government Law College Mumbai, that is GLC Mumbai. This is my Telegram channel, Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes, as well as things that I send on the channel are daily topics. मैं daily topics भेजता हूँ from The Hindu, जो आपको पढ़ना होता है अपने एग्जाम के लिए. ओके. और मैं क्या क्या भेजता हूँ इस पे, तो वो है आपके लीगल टर्म, लीगल मैगजीन और वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी. गेटिंग? तो मैं ये सारी चीजें भी इस चैनल पर रोज सुबह भेजता हूं. ओके. सो ज्वाइन दिस चैनल टू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स, एंड इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके. एंड सब्सक्राइब. गेटिंग? सो ज्वाइन दिस चैनल और सारी बेनिफिट्स लीजिए. तो शुरू करते हैं. हाँ, क्लैट में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं. तो क्लैट में आपसे क्वेश्चन बहुत बहुत चीजों को जोड़ के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मतलब को रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं. तो ये मैंने एक चार्ट बनाया था जब मैं अपने टाइम प्रिपेयर करता था, तभी मैंने इसका यूज किया था. गेटिंग? तो समझ लीजिए एक टॉपिक है, उस टॉपिक का हिस्ट्री से कोई रिलेशन होगा तो वो पूछ सकते हैं आपसे. करंट से क्या रिलेशन है वो पूछ सकते हैं. रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इफ इट्स अ फॉरेन टॉपिक देन उसका रिलेशन विथ इंडिया. रिलेटेड टू ज्योग्राफी, और अगर कुछ उसके इफेक्ट्स हो रहे हैं वो. ओके. तो ऐसे वो कनेक्ट करके चीजें पूछता है, और मैं आपको इसी तरीके से बहुत ही होलिस्टिक मैनर में पढ़ाता हूं. ओके. इन ए वेरी होलिस्टिक मैनर. गेटिंग? तो ज्वाइन द क्लास एंड गेट बेनिफिट्स. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. आज का पहला हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है. गेटिंग? इट इज नाउ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये केस कौन सा है, आपसे वो केस पूछ सकते हैं. तो ये केस है आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके. तो भाई ये केस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस हो जाएगा ये 2024 में. ओके. सो आप इसको याद रखिएगा, ये लास्ट तक, मतलब दिसंबर तक ये केस न्यूज में रहने वाला है. गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो. दिस केस इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके. सो चलते हैं. तो इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं. ये कब आया, कब था ये हिस्ट्री. गेटिंग? सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड in the finance bill of 2017. okay. Electoral bonds are instruments / securities that are used to donate funds to political parties. okay. इसका काम क्या होता है, इसके थ्रू हम पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज को. गेटिंग? ये नोटिफाई कब किया गया था, तो इट वॉज नोटिफाइड इन 2018. ओके. ये आया था 2017 में एज फिनेंस बिल, और ये नोटिफाई कर दिया गया था इन द ईयर 2018. ओके. सो दीज बॉन्ड्स आर ऑन द लाइन्स ऑफ बियरर बॉन्ड्स और प्रॉमिसरी नोट्स, वेयरइन द इश्यूअर बैंक इज द कस्टोडियन एंड पेज द वन हु होल्ड्स द बॉन्ड्स, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज. तो इसको इशू कौन करता था, तो इसको इशू करता था आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. केवल यही बैंक था पूरे इंडिया में जो बॉन्ड्स को इशू करता था. ओके. और ये बॉन्ड जाते किसके पास थे,
तो ये बॉन्ड जाते थे पॉलिटिकल पार्टीज के पास। गेटिंग? जैसे आपने 1,000 का बॉन्ड, आप एसबीआई में गए, आपने 1,000 पे किया, एसबीआई ने आपको उसके बदले एक बॉन्ड दे दिया। गेटिंग? फिर ये बॉन्ड लेके आप पार्टी ऑफिस गए और ये बॉन्ड आप वहां पे जमा कर दीजिए। गेटिंग? फिर ये पार्टी जाएगी एसबीआई के पास और फिर वहां से अपना पैसा ले लेगी। गेटिंग? सो ऐसे ये काम करता था। तो आपको मैं ये बता दे रहा हूं कि इसमें जजेस कौन कौन से थे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। गेटिंग? इसमें 5 जजेस थे। ओके, एक बेंच को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तब बोलते हैं जब उसमें 5 जजेस हो। ओके, या 7 हो या 9 हो, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होती हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। इसमें जजेस कौन कौन से थे? तो ये थे आपके सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। तो these were the 5 judges who pronounced the judgment that electoral bonds are unconstitutional. Okay, so this thing you should know. ये न्यूज में क्यों थे? तो on 15th Feb, the 5-member constitutional bench of Supreme Court in a unanimous verdict, okay, सबने एक सुर में बोला, upheld every challenges to every aspect in the electoral bond case, declaring the scheme unconstitutional. Okay, इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। It ordered the SBI to stop issuing electoral bonds immediately and submit all information of the bond sold and the names of all donors and recipients to the Election Commission of India. Getting? तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह कहा कि आप जितने भी लोगों ने बॉन्ड्स को खरीदा है, ओके, और जितने लोगों ने जिनको जिनको बॉन्ड्स गए हैं, मतलब जो इंडिविजुअल या कंपनीज ने डोनेट किया है, डोनर्स और पार्टीज जो रेसिपिएंट हैं, आप इनका डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए और फिर ईसीआई उस डेटा को अपने पोर्टल पर पब्लिश करेगा। गेटिंग? सो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को दिया था। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर मनी इंस्ट्रूमेंट्स like promissory notes which can be bought by companies and individuals in India from State Bank of India and donated to political parties which can then encash these bonds. तो मैंने आपको वही बताया है कि या कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी बॉन्ड को एसबीआई से खरीदे और फिर वो जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे दे। ओके, द बॉन्ड्स are only redeemable in the designated account of registered political party. तो जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं केवल उन्हीं को ये बॉन्ड्स मिलता है। ओके, a person being an individual can buy bonds either singly or jointly with other individuals. Okay, so this thing you should know. ये स्कीम आपकी नोटिफाई कर दी गई थी, नोटिफाइड इन 2018 टू क्लींस पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया। सरकार की ये मंशा थी या इनका ये इंटेंशन था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग हो रही है कैश के फॉर्म में, उसको हम बॉन्ड्स के फॉर्म में कर दें या चेक के फॉर्म में कर दें। गेटिंग? सरकार ये करना चाहती थी। गेटिंग? इसके थ्रू ये क्या करना चाहते थे कि ब्लैक मनी को रोकना चाहते थे। ब्लैक मनी टू फंड पॉलिटिकल पार्टीज।
आपको पता होगा कि इंडिया में इलेक्शंस इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड। बहुत पैसा खर्च होता है इंडिया के इलेक्शन में, और अभी का अनुमान ये है इन 2024 बहुत सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि रफली $14 बिलियन खर्च होंगे। $14 बिलियन खर्च होंगे इन 2024 इलेक्शंस। तो सोच लो इतना बड़ा अमाउंट इंडिया में इलेक्शन के टाइम पे खर्च किया जाता है। उसमें बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं, ओके, कैंपेन्स होता है आपको, और भी सारी चीजें होती हैं, तो उन सब में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम was to bring about transparency in electoral funding in India. Getting? सरकार की क्या मंशा थी? वो ये चाहते थे कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए इलेक्टोरल फंडिंग में। ओके, द गवर्नमेंट हैज डिस्क्राइब्ड द स्कीम एज इलेक्टोरल रिफॉर्म इन ए कंट्री मूविंग टूवर्ड्स कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी। गेटिंग? तो सरकार ये कह रही थी इस स्कीम के बारे में कि ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म है और इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि कैशलेस इकोनॉमी हम बनाएंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट करके भी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। गेटिंग? ऑनलाइन पेमेंट करके भी आप बॉन्ड्स लीजिए, सरकार को दीजिए, सरकार उसको यूज करेगी, सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी। गेटिंग? सरकार ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे इन 2022। ये अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में जानिए। ये ईयर भी आप याद रखिए कि कौन से ईयर में सरकार ने इस स्कीम में अमेंडमेंट किए हैं। तो द ईयर इज 2022। ओके, इसमें एक चीज़ ऐड की थी, एडिशनल पीरियड ऑफ 15 डेज। ये चीज़ आप याद रखिए। तो एडिशनल पीरियड ऑफ 15 days shall be specified by central government in the year of general election to the legislative assembly of the states and union territories in legislature with legislature. ओके, तो सरकार ने 15 दिन को और स्पेसिफाई दे दिया था, 15 दिन को और इसमें एडिशन कर दिया था कि जिन साल में जनरल इलेक्शन होगा वहां पर 15 दिन और बढ़ जाएंगे आपको बॉन्ड्स खरीदने के लिए। गेटिंग? In 2018, when the electoral bond scheme was introduced, these bonds were made available for a period of 10 days each in January, April, July, and October. Okay, as may be specified by central government. Getting? तो जैसे हमारे एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ओके, 4 क्वार्टर्स होते हैं। पहला क्वार्टर कब शुरू होता है? वो शुरू होता है आपका अप्रैल में। दूसरा कब शुरू होता है? वो होता है आपका जुलाई में। तीसरा कब होता है? वो होता है आपका अक्टूबर में। और लास्ट क्वार्टर वो होता है हमारा जनवरी में होता है। गेटिंग? तो 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे साल के। इनके फर्स्ट मंथ में, मतलब इन चारों के 10 दिन में ये चीजें कही गई थी कि आप स्टार्टिंग के 10 डेज में बॉन्ड्स खरीद लेती, या अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करेगी। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। उसके बाद फिर एक और इसमें अमेंडमेंट किया गया था कि एन एडिशनल 30 day पीरियड वॉज टू बी स्पेसिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा। अब जैसे अब 2024 में जनरल इलेक्शंस थे, अगर ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुई होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन का पीरियड और देना पड़ता आपको बॉन्ड्स खरीदने के लिए। गेटिंग? और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई कर देती, स्पेसिफाई कर देती है आपको। गेटिंग? मतलब आपको और टाइम मिल गया कि आप बॉन्ड्स खरीदिए और सरकार को या गवर्नमेंट को डोनेट करिए, पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेट करिए। गेटिंग? ये सरकार का काम था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि भाई हम तुमको 30 दिन और देंगे, आप आइए बैंक्स में, आप अगर डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट करिए, उसके बाद आप इस बॉन्ड को ले जाके अपनी जो भी आपकी पसंदीदा पार्टी है उसको दीजिए
और फिर वो एनकैश हो जाएगा। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। दूसरा क्या था? दूसरी बात है इसमें वैलिडिटी। ओके, द इलेक्टोरल बॉन्ड्स शैल बी वैलिड फॉर 15 days, 15 calendar days from the date of issue, and no payment shall be made to any payee political party if electoral bond is deposited after expiry of the validity date। समझे? इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने जनवरी में आपने 1 तारीख को बॉन्ड लिया, गेटिंग? अब ये वैलिड कब तक रहेगा? ये 15 दिन तक वैलिड रहेगा। 15 दिन इसकी वैलिडिटी है। गेटिंग? अगर आपने इस बॉन्ड को 20 तारीख को जाके अपनी पार्टी ऑफिस में दिया तो ये बॉन्ड वैलिड नहीं है। गेटिंग? ये इनवैलिड हो गया क्योंकि इसकी वैलिडिटी इशू होने के 15 दिन तक ही केवल है, 15 डेज तक की है। गेटिंग? सो ये इसमें चेंज किया गया था। दूसरा क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिटेड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड ऑन द सेम डे। गेटिंग? आपने जो बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को दिया वो पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई में जाए और उसी दिन एनकैश करा ले उस बॉन्ड को, और वो पैसा सेम डे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। गेटिंग? सो ये इसमें बदलाव किए गए थे। अब ये स्कीम की हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दिस स्कीम। ओके, सो ओनली पॉलिटिकल पार्टीज registered under section 29A of the Representation of People Act 1951, which secured at least 1% vote polled in the last general election of Lok Sabha or Legislative Assembly are eligible to receive electoral bond। Getting? तो इसको बॉन्ड को पैसे को ले कौन हो सकता है? तो वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिनको लास्ट जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा का इलेक्शन, लोकसभा या आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में एटलीस्ट 1% वोट मिला हो। गेटिंग? जितने भी वोटर्स रहे हैं उनका 1% वोट अगर आपको मिला है तो आप एलिजिबल हैं इस बॉन्ड को रिसीव करने के लिए। समझ गया? ये एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम नहीं है, ये एलिजिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू रिसीव फंड्स। ये ऐसे कर लीजिएगा। ओके, ये इसका सही है, ये स्कीम गलत है, स्कीम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के इसके अंडर जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है वो अगर 1% वोट लास्ट के लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में वोट पाए हैं तो वो इस फंड्स को ले सकते हैं। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला है, स्ट्राइक डाउन क्यों किया है? क्योंकि उनके हिसाब से द कोर्ट हेल्ड द स्कीम बाय परमिटिंग एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस infringed upon fundamental right to information under article 19(1)(a) of the Indian Constitution। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ओके, 19(1)(a) में क्या कहा गया है? 19(1)(a) में क्या कहा गया है
इसमें कहा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, ये इसका वायलेशन है, सरकार ने ये कहा है। गेटिंग, इसके अंदर ये भी है कि आप आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, गेटिंग, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो भी ये वायलेशन हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। गेटिंग, सो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेट कर रहा है, इसीलिए ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गेटिंग, इट पॉइंटेड आउट दैट सच राइट is not only restricted to fulfill the freedom of speech and expression but plays a key role in furthering participatory democracy by holding the government accountable. Okay, this is not just a mean to end but an end in itself. Okay, तो सरकार ये कह रही है कि आप डेमोक्रेसी, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ होती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिले। गेटिंग, हमें ये पता चले कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहां से आ रहा है, हु इज फंडिंग आवर पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इंफॉर्मेशन वी शुड हैव। और पहले ये होता था, प्रीवियसली इट वॉज हैपनिंग। 2017 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता था कि उसको कितना पैसा कहां से मिल रहा है, कि कौन सी पार्टी को कितना पैसा कहां से मिल रहा है। गेटिंग, सो दिस थिंग यू शुड नो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि नॉट प्रोपोर्शनली जस्टिफाइड टू कर्ब ब्लैक मनी। गेटिंग, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम ये स्कीम लाके ब्लैक मनी को रोकना चाहते हैं। ओके, तो रिलाइंग ऑन द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है जिसको हम केस पुट्टास्वामी केस में दिया गया था। ओके, लेड डाउन इन 2017 वर्डिक्ट इन द केस पुट्टास्वामी केस which upheld right to privacy. Okay, it underscored that the government did not adopt the least restrictive method to achieve its objective. Okay, इसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ना ले ले जो बहुत लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव हो, ओके, जो अपने ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स ऑब्जेक्टिव। गेटिंग, so this thing you should know. The court also agreed with the contentions of the petitioner that since the purpose of curbing money cannot be traced to any of the reasonable restriction elucidated under 19(2), it cannot be said to be a legitimate purpose for restricting the fundamental right to information. ADR ने जो फाइल किया था, ADR was the petitioner, उन्होंने ये कहा कि सरकार जो ऐसे स्कीम लाई है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पब्लिक को इंफॉर्मेशन ना दो। गेटिंग, ये लेजिटिमेट नहीं है पर्पस फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो आप? सो दिस थिंग यू शुड नो। एडीआर वाज द पेटिशनर। ओके, अगला है आपका अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशंस वायलेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो आपको पता होगा कि जब इलेक्शन में पैसा कंपनीज देनी शुरू कर दें, गेटिंग, और वो किसी अपनी ऑब्जेक्टिव को पूरा करवाने के लिए या किसी अपने रूल्स को में चेंज लाने के लिए अगर वो एक सिटिंग गवर्नमेंट को फंड कर रही हैं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी।
गेटिंग? ये गुड नहीं है फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी। गेटिंग? सो द कोर्ट फाउंड दैट अमेंडमेंट मेड टू सेक्शन 182 of the Companies Act of 2013 permitted unlimited political contribution by companies to be manifestly arbitrary। तो सरकार ने क्या किया था कि अंडर सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट को इसमें उन्होंने चेंजेस ला दिए और इसमें ये अलाउ कर दिया कि कंपनीज अनलिमिटेड फंडिंग कर सकती हैं। गेटिंग? अनलिमिटेड फंडिंग कर सकती हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड दिस कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। और भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। ओके तो सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को क्वाश कर दिया था गवर्नमेंट ने। द प्रोविजन अलाउज इंडियन कंपनीज टू मेक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन contribution to political parties under specific condition. However, through the Finance Act of 2017, crucial changes were introduced. उसमें क्या किया गया था कि removal of prior cap on the amount that companies can donate to political parties, that is 7.5% of the average profit of the preceding 3 years was removed. Okay? ये रिमूव कर दिया गया था। क्या रिमूव किया गया था? 7.5% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। गेटिंग? आपकी एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने पिछले 3 साल में 4, 7, 9 ओके इसका सम करके डिवाइड कर दो, उसका 7.5% ही केवल डोनेट कर सकती हैं। गेटिंग? तो इसको भी रिमूव कर दिया गया था। ओके अगला क्या था? रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज टू डिस्क्लोज द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू विच कॉन्ट्रीब्यूशन वर मेड इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स were also eliminated। Getting? तो ये चेंजेस भी किए गए थे। चीफ जस्टिस ने हाईलाइट किया था कि that 182 अर्स by treating political contribution by individuals at par with those made by companies, as the latter is often made with intent of securing benefits in return। समझे आप? तो कोर्ट ने भी यही कहा कि जो कंपनीज फंड कर रही हैं वो अपनी बेनिफिट्स के लिए ही फंड करेंगी। गेटिंग? वो रिटर्न में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ही और वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। प्रीवियस रूल्स क्या थे? इनिशियली 29C of the Representation of People Act 1951 required parties to declare all contributions higher than 20,000 and specify whether they were received from individuals or companies। तो पहले ये रूल था कि जैसे आप अगर 20,000 से ऊपर फंड कर रहे हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये पैसा किसने दिया है, ये मनी किसने दिया है, क्या कोई इंडिविजुअल ने दिया है या कोई कॉर्पोरेट ने दिया है। ओके हाउएवर द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 amended this provision to create an exception wherein such a requirement would not be applied to donations received through electoral bonds। समझ रहे हो? ये भी सरकार ने हटा दिया, बोला इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसा जितना मन करे उतना दो। गेटिंग?
कोर्ट ने क्या कहा इस पे? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ओरिजिनल रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज कॉन्ट्रीब्यूशंस of more than 20,000 effectively balance the voters' right to information with the right to privacy of donors, especially since donations below this threshold were far less likely to influence political decision. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई इंसान 20,000 से कम पैसा दे रहा है तो उसके बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। गेटिंग? तो उससे क्या होगा कि एक इंसान की राइट टू प्राइवेसी भी बची रहेगी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हो जाएगा, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। गेटिंग? सो दिस थिंग वी शुड नो। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिए हैं? सो द एसबीआई हैज, ये एसबीआई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये द एसबीआई हैज बीन ऑर्डर्ड टू इमीडिएटली स्टॉप, वेट अ सेकेंड, द एसबीआई हैज बीन ऑर्डर्ड टू इमीडिएटली स्टॉप द इशुएंस ऑफ एनी फर्दर इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड फर्निश डिटेल ऑफ सच बॉन्ड्स परचेज्ड बाई political party since April 12 to the ECI by March 6, 2024. मार्च 6 तक ये सारे डेटा आपको ECI को देने हैं। Getting? Such details must include date of purchase of electoral bonds, name of the purchaser of the bond and denomination of the bond purchase. मतलब कब खरीदा गया, किसने खरीदा और कितना खरीदा, ये सारी चीजें आप ECI को दीजिए। ओके? उसके बाद द ECI shall subsequently publish all such informations by the SBI on its official website by 13th of March. तो 13 मार्च तक ECI ये सारे इंफॉर्मेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एसबीआई को और ईसीआई को, दोनों को। गेटिंग? और क्या कहा था? इलेक्टोरल बॉन्ड्स दैट आर विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 15 days बट हैव नॉट येट बीन एनकैश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज विल हैव टू बी रिटर्न, फॉलोइंग विच द इशुइंग बैंक विल रिफंड द अमाउंट टू द परचेजर अकाउंट। तो जो बॉन्ड खरीद लिया गया है और उसकी अभी वैलिडिटी है, वो फिर से आप बैंक को, वो पॉलिटिकल पार्टी फिर से बैंक को दे और बैंक फिर से उस परचेजर को रिफंड कर देगा। गेटिंग? दिस थिंग यू शुड नो। फिर क्या हुआ? ये तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एसबीआई 6 तारीख तक ये सारी डिटेल ईसीआई को दे दीजिए, बट एसबीआई ने क्या किया कि 4 तारीख को 4/3/24 को इन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया इन सुप्रीम कोर्ट दैट दे एटलीस्ट नीड 3 months टू प्रोवाइड ऑल डिटेल्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब बाय June 30। गेटिंग? तो इन्होंने बोला कि भाई अभी लंच ब्रेक हो गया है, लंच का टाइम हो गया है, लंच टाइम, आप ब्रेक के बाद आइए। गेटिंग? और ब्रेक इन्होंने दिया 3 महीने का। वैसे एसबीआई कर भी सकता है। गेटिंग? तो एसबीआई ने बोला भाई लंच के बाद आओ, अभी टाइम नहीं है। तो फिर ये एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया, दोबारा आ जाओ बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर सेड SBI to give all details to ECI as soon as possible, otherwise a contempt case will be registered against SBI chairman. ओके? तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि बेटा ज्यादा होशियारी नहीं, सारे डिटेल्स आप ECI को बहुत जल्दी दे दीजिए, नहीं तो आपके चेयरमैन के खिलाफ एक कंटेम्प्ट का केस फाइल हो जाएगा। गेटिंग? फिर आप झेलते रहिएगा। और 2018 में
एसबीआई ने गवर्नमेंट से पैसा लेकर अपने सारे सिस्टम को सारे डॉक्यूमेंट्स को ई डेटा के फॉर्म में क्रिएट कर लिया है, ई डेटा के फॉर्म में। गेटिंग, मतलब अपनी टेक को इन्होंने इंप्रूव कर लिया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि भाई जब तुम इतने बड़े बैंक हो इंडिया के, ओके, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, गेटिंग, सबसे ज्यादा ब्रांचेस है तुम्हारी पूरे इंडिया में, तो फिर आप इतना छोटा सा डेटा कैसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा था कि हमारा सारा डेटा मुंबई के ब्रांच में है। ऑल डेटा रिलेटेड टू पॉलिटिकल फंडिंग हैज बीन रिस्टोर्ड इन मुंबई ब्रांच ऑफ एसबीआई। इन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सब कुछ मुंबई के ब्रांच में है तो लाके दे दीजिए आप, क्या दिक्कत है आपको। ओके, तो फाइनली ऑन 12th मार्च एसबीआई गेव ऑल डिटेल्स टू ईसीआई। 12 मार्च को इन्होंने सारे डिटेल्स लेकर एसबीआई पहुंच गया और ये सारे डेटा को ईसीआई को दे दिए। गेटिंग, एक बार डांट खाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। ओके, सो ये काम एसबीआई ने किया है। गेटिंग, और इन्होंने अभी पूरा डेटा नहीं दिया है। ऑल डेटा हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, अभी इन्होंने पूरा डेटा नहीं दिया है। गेटिंग, अभी ये बहुत ही न्यूज में रहेगा अभी कुछ दिन। कुछ रिकमेंडेशंस हैं ऑन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। सो पहला है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस 1998। ओके, सो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने रिकमेंड किया था ऑन इलेक्शन फंडिंग to endorse state funding of election to establish a fair playing field for parties with less financial resources. Okay, तो इन्होंने ये बात कही थी। 2004 में इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी जिसपे उन्होंने कहा था नेसेसिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश देयर अकाउंट्स एनुअली, ओके, अलाउिंग स्क्रूटनी बाय जनरल पब्लिक एंड कंसर्न्ड एंटिटीज। और क्या बात कही थी उन्होंने कहा था इस अकाउंट की ऑडिटिंग करने के लिए। गेटिंग, बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अप्रूव्ड फर्म्स, तो जो सीएजी जो फर्म्स को अप्रूव की है उनके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो। गेटिंग, ये रिकमेंड किया था 2004 में इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में। गेटिंग, अगला क्या है? अगला है लॉ कमीशन 1999 रिपोर्ट। तो लॉ कमीशन ने अपने 1999 की रिपोर्ट में कहा था अमेंडिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 78 फॉर मेंटेनेंस ऑडिट पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अकाउंट्स विथ पेनल्टीज ऑफ नॉन कंप्लायंस। उसमें लॉ कमीशन ने ये कहा था कि जो भी एक नया सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जोड़ा जाए, दैट इज सेक्शन 78A, इसमें क्या कहा था उन्होंने? इसमें बात की गई थी मेंटेनेंस, ऑडिट, पब्लिकेशन ऑफ डेटा, ये सारी बातें कही गई थी। और अगर इससे कुछ जो रिलाई ना करे उस पर पेनल्टीज भी लगेंगी। गेटिंग, तो इसकी बात लॉ कमीशन ने अपनी 1999 की रिपोर्ट में की थी। वेट अ सेकंड, गेटिंग, सो दिस थिंग यू शुड डू। अब हम ईसीआई के बारे में जान लेते हैं।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस बॉडी, ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो एसीआई इलेक्शन कराता है किसका किसका? ये कराता है आपका लोकसभा का इलेक्शन कराता है और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराता है। ये ईसीआई के अंडर में होता है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 25 जनवरी 1950 को, ओके। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, उसके एक दिन पहले, ओके, ये बॉडी फॉर्म हुई थी। उसी दिन को हम बोलते हैं नेशनल वोटर्स डे, ओके। इसकी सेक्रेटेरिएट कहां पे है? तो इसका सेक्रेटेरिएट है इन न्यू दिल्ली, ओके। ये इलेक्शन किसके कराते हैं? ये कराते हैं आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओके, एंड द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भाई आप याद रखो कि ये इलेक्शन किस किस से कराते हैं। गेटिंग दिस थिंग यू शुड नो। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूं। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराते हैं वो कौन कराता है? वो आपका कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे आपके पंचायत के इलेक्शन हो गए, इलेक्शन ऑफ पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ओके, ये सारा इलेक्शन कौन कराता है? ये एसईसी के अंडर में होता है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है अराउंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई के अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं। कंट्रोवर्सीज, गेटिंग? जिसमें पहला है रिजाइन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अरुण गोयल। अरुण गोयल एक इलेक्शन कमिश्नर थे। इसी केस के टाइम पे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये कहा गया था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, ओके। इस वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। दूसरा है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ईसीज। इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये चीफ आपके कौन है? ये हैं राजीव कुमार। और जो नए 2 ईसी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? एक है आपके ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं आपके सुखवीर सिंह सांधू। ये दोनों लोग आईएएस ऑफिसर हैं। गेटिंग? तो इन दोनों लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है अभी। गेटिंग? इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गेटिंग? दिस थिंग यू शुड नो। और इसका जो पैनल होता है, जो बॉडी या जो कमेटी रिकमेंड करती है नाम कि इनको अपॉइंट करना है, उस बॉडी में कौन मेंबर्स होते हैं, उस कमेटी में कौन कौन होता है? तो उस कमेटी में आपके होते हैं पीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी प्लस मेंबर नॉमिनेटेड बाय पीएम। गेटिंग? ये 3 लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा। गेटिंग? अभी तक क्या होता था कि जो मेंबर नॉमिनेट होता था इसकी जगह पर सीजीआई होता था। गेटिंग? बट 2023 में सरकार ने चेंजेस किया, अमेंडमेंट्स किए रूल्स, मतलब एक्ट में, और सीजीआई को हटा के ये चीज ला दी गई। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो।
अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जान लेते हैं हम, गेटिंग, अबाउट ECI। तो पार्ट 15 डील करता है विथ ECI, आर्टिकल 324 से 329 तक। इट डील्स विथ इलेक्शंस एंड एस्टैब्लिशेस कमीशन ऑन दिस मैटर। ओके, आर्टिकल 324 किसकी बात करता है? ये करता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। गेटिंग? 326 क्या बोलता है? आर्टिकल 326 सेज दैट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। गेटिंग? दिस थिंग यू शुड नो। और 329 क्या कहता है? बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। गेटिंग? इलेक्टोरल मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। गेटिंग? दिस थिंग यू शुड नो। तो ये था आपका पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। मैं आपसे एक अगली क्लास लेने वाला हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके, प्लस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। गेटिंग? अभी ऑन 16th ऑफ मार्च को ECI ने डेट अनाउंस कर दिए हैं ऑफ जनरल इलेक्शन। गेटिंग? तो जनरल इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया है, तो MCC लागू हो जाएगा। गेटिंग? तो इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, गेटिंग, कैसे लगता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में मैं आपको उस क्लास में बताऊंगा। मैं उस क्लास में और क्या आपसे डिस्कस करूंगा? वो करूंगा आपसे रिपोर्ट बाय रामनाथ कोविंद कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन। गेटिंग? तो मैं ये आपसे भी डिस्कस करूंगा। रामनाथ कोविंद जी के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी टू सी वेदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैन टेक प्लेस इन इंडिया और नॉट। ओके, सो इस कमेटी ने बोला है कि इलेक्शंस हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, तो इस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे इन डिटेल, और इलेक्शन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सारी चीजें मैं आपसे दूसरे लेक्चर में करूंगा। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।